हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारा एक इम्पॉर्टेंट बुक नेम है जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। इसको हिंदी का के सब्जेक्ट को, इसके सिलेबस को एंड देन इसके चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। ये हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है एक बार फिर देख लेते हैं। हिंदी का ये सब्जेक्ट है भाषा और साहित्य का। हिंदी का के बारे में बात करेंगे। हिंदी का और खा हमने दोनों ही कंप्लीट कर लिया। जिसके पास ये सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी सी सब्जेक्ट है वो ये वीडियोस देखेंगे। तो ये हमारे जर्नल इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेंगे। उससे पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसका सिलेबस देख लेते हैं हिंदी सी के सब्जेक्ट का। तो सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारी हिंदी भाषा और साहित्य के टॉपिक है। इसके अंदर दो चैप्टर को हम कवर करेंगे, हिंदी भाषा के उद्भव विकास को और हिंदी भाषा का जो भूगोलिक विस्तार है। इन दोनों चैप्टर को इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। देन नेक्स्ट है कि जो हिंदी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका ही बी पार्ट है, हिंदी कविता का विकास। इसके अंदर हम आदिकाल के बारे में, मध्यकाल, इसको भक्तिकाल भी कहते हैं, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन तीनों के समान परिचय, इनकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। 4 चैप्टर्स है इसके अंदर। इसके जो यूनिट फर्स्ट का जो बी पार्ट है उसके अंदर 4 चैप्टर्स है। ठीक है, एंड देन यूनिट सेकंड के अंदर इसमें भक्तिकालीन हिंदी कविताओं के बारे में बात की गई। इसके अंदर भी 2 चैप्टर्स हैं, कबीरदास एंड सूरदास, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और यूनिट नंबर थर्ड के अंदर रीतिकालीन जो हिंदी कविता है, बिहारी जी के बारे में, घरानंद जी के बारे में, जो रीतिकालीन कवि माने जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर आधुनिक हिंदी कविता में, जिसके अंदर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है आज धरती कितना देती है एंड सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है लेख पर वे चले। तो इन कविताओं के बारे में बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो आपका सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। टोटल इसमें कितनी यूनिट्स हैं? टोटल इसमें 4 यूनिट्स है हमारी। चलिए सबसे पहले हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट उसको देख लेते हैं। तो इसके अंदर बताया गया यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, मतलब यूनिट ए पार्ट का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट है। जो यूनिट फर्स्ट है ना उसके दो पार्ट है, ए एंड बी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे। तो आप हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन रूप से रहा है। जैसे मैंने आपको आगे मतलब कितनी सारी वीडियोस, हिंदी की जो वीडियोस है उसमें इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताया है कि ये जो संस्कृत से मतलब जो इसका विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। ये संस्कृत से होते हुए पाली में गई है, पाली से होते हुए प्राकृत में है, और प्राकृत से अपभ्रंश से गुजरकर ये हिंदी के स्वरूप में ये विकसित हुई है। तो यहाँ संस्कृत से ही हिंदी जो भाषा है उसका विकास शुरू हुआ है। तो 11वीं शताब्दी से हिंदी का जो स्पष्ट स्वरूप मिलना स्टार्ट हो गया था, और समय के साथ साथ उसकी ध्वनि में भी, उसकी व्याकरण में भी, शब्दावली में भी, उसके साहित्य के जो प्रयोग है वो बदलते रहे हैं। और हिंदी भाषा ने अपना जो स्वरूप हमारे सामने मौजूद है उसने धीरे धीरे करके इन सब चीजों से अपना विकास किया है। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में समझेंगे। तो हिंदी का जो उद्भव है वो अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां विकसित हुई हैं, लाइक ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी। तो ये सारी जो बोलियां हैं ये अलग अलग राज्यों में विकसित हुई है। धीरे धीरे जो खड़ी बोली है वो दिल्ली मेरठ के क्षेत्र की भाषा और हिंदी का ये मुख्य रूप भी बन गई है, खड़ी बोली। विकास अथवा इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी का जो विकास है ना वो 3 कालों पे डिपेंड करता है। किस किस पे? आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है? तो आदिकाल का है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, मध्यकाल का है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल का है 1850 ईस्वी से वर्तमान तक। जो हमारा अभी टाइम चल रहा है ये आधुनिक काल ही चल रहा है। तो इन्हें 3 कालों में बांटा गया है जो इसका इतिहास है। आदिकाल के बारे में बात करें तो इस समय जो हिंदी है इसका प्रारंभिक रूप इस आदिकाल में ही मिलता है। तो ध्वनि इसके अंदर क्या है? संस्कृत और जो प्राकृत से आई जो ध्वनियां है, वैसे इसमें 8 स्वर है। आ, ई, यहाँ से मतलब आ से लेके ए, ओ तक जितना प्रयोग किया है इसके 8 स्वर है। ये संस्कृत और प्राकृत से आई हुई ध्वनियां है। इसके नए स्वर है ए और ओ जो विकसित हुए हैं, और व्यंजनों में धीरे धीरे परिवर्तन भी हुए हैं इस टाइम में। इसके व्याकरण की बात करें
तो जो अपभ्रंश का प्रभाव है वो वहां पे अधिक हुआ था। वाक्य रचना है वो ढीली होती थी, शब्द क्रम निश्चित नहीं थे उस टाइम में, और जो विभक्तियां उसका प्रयोग लिमिटेशन मतलब एक सीमित रूप से किया जाता था। शब्द भंडार के अंदर संस्कृत भाषाओं की प्रधानता होती थी, अरबी और फारसी शब्दों का प्रवेश शुरू हो गया था और बोलियों से कुछ नए शब्द भी आने लगे थे। साहित्य में प्रयोग, साहित्य में जो वीर गाथा काल है, पृथ्वीराज राजरासो, इसमें आप देख सकते हो उनके वीर मतलब उसमें वीरता के बारे में, उनके साहस के बारे में बताया गया है। तो भाषा कौन सी इस्तेमाल की गई है? खड़ी बोली प्लस ब्रजभाषा और अपभ्रंश का मिश्रण आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। मध्यकाल की बात करें जिसका टाइम पीरियड है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। इसमें ध्वनियां है, स्वर और व्यंजन अधिक स्थिर हुए हैं इसके अंदर, और फारसी और अरबी शब्दों के साथ साथ कुछ नई ध्वनियां भी आई है इसके अंदर। व्याकरण की बात करें तो वाक्य रचना के अंदर, वाक्य रचना आपको अधिक परिक्रम मिलेगी इसमें, और हिंदी का जो ढांचा है वो इस टाइम में मजबूत हुआ था। शब्द भंडार, तो इसके अंदर अरबी, फारसी, तुर्की इन शब्दों की भरमार हुई थी। संस्कृत शब्द से ही ये सारे शब्द बनते हुए थे। साहित्य के प्रयोग में बात करें तो भक्ति काल में कबीर, सूरदास, तुलसी, मीरा ये सारे भक्ति काल के कवि हैं। भाषा इनकी ब्रजभाषा और अवधी इनकी प्रमुख भाषा है। तो खड़ी बोली अभी तक साहित्य में प्रमुख नहीं थी। अब बात करते हैं आधुनिक काल की, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1850 ईस्वी से अब तक का टाइम है वो आधुनिक काल है। इसकी ध्वनि के बारे में बात करें तो ध्वनि जो तंत्र है वो स्थिर और परिक्रम है। अंग्रेजी की जो कुछ ध्वनियां हैं उनका भी मतलब जो इंग्लिश वाली ध्वनियां हैं, अंग्रेजी की ध्वनियां हैं, उनका भी प्रवेश स्टार्ट हो गया था, वो भी आना स्टार्ट हो गई थी। व्याकरण की बात करें जो वाक्य रचना है वो दृढ़ और स्थिर हो गई थी। मानक रूप से जो खड़ी बोली हिंदी ही प्रस्तुत की जाती थी। शब्द भंडार की बात करें तो संस्कृत से तत्सम शब्द और तद्भव शब्द भी बनने लगे थे। अंग्रेजी से भी अनेक शब्द बनाए जा रहे थे और जो विज्ञान और तकनीकों के इससे भी शब्दों में शामिल हो रही थी। साहित्य में प्रयुक्त अत्यधिक जो मतलब आधुनिक जो गद्य है और कविता है, इन सभी का उदाहरण होने लगा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इनके द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते थे। प्रेमचंद, महादेवी, निराला प्रसाद पंत जैसे लेखक हैं। अपनी पत्रकारिता और शिक्षा में भी इन्होंने हिंदी का ही इस्तेमाल किया था। सारांश देखेंगे कि हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत से निकली हुई है और कई चरणों से गुजरकर आज के रूप में वो पहुंच गई है। उसने किस तरह से अपना विकास किया, जो आज हमारे सामने जो हिंदी प्रस्तुत है उसने मतलब किन किन परिस्थितियों का सामना करके वो आज हमारे सामने इस रूप में मौजूद है। इसके 3 काल है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है लाइक मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्रत्येक जो काल है उसके अंदर उसकी ध्वनि, व्याकरण, शब्दावली और साहित्यों में इसका परिवर्तन भी दिखाया गया है। और आज जो हिंदी हमारे सामने मौजूद है वो एक समृद्ध, व्यापक और मानक भाषा के रूप में प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो इसने इतना विकास किया है। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था। अब चैप्टर सेकंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। इसका इंट्रोडक्शन है कि हिंदी जो है वो केवल भारत की एक भाषा नहीं है बल्कि विश्व स्तर में बोली जाने वाली भाषाओं में से वो एक मानी जाती है। ये भारत के सबसे बड़े जनसमूह की भाषा मानी जाती है। हिंदी का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत व्यापक रूप से मौजूद है। जैसे भारत की जो उत्तरी है, मध्य और जो पश्चिमी भाग है वहां से लेकर विदेशों तक मोस्टली हिंदी ही बोली जाती है। हिंदी और इसकी बोलियों का संबंध क्या है? तो हिंदी जो है वो कोई एक भाषा नहीं है बल्कि कई बोलियों का समूह है। लाइक जो बोलियां है क्षेत्रीय रूप है, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, ऐसी बोलियां। और ये जो बोलियां है ये मिलकर मानक हिंदी का एक आधार बनी है। जो खड़ी बोली से लेकर आज जो हिंदी है वो हमारे सामने एक हिंदी का स्वरूप निकल के मतलब जो खड़ी बोली है वो आज की मानक हिंदी का एक रूप है। हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार, तो हिंदी क्षेत्र के थ्रू बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे जो है ये हिंदी क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पर हिंदी जो है वो मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। अब अन्य भाषा क्षेत्रों के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर जो हिंदी है वो दूसरी भाषा के रूप में बोली और समझी जाती है।
भारतीयतर क्षेत्र में तो जो प्रवासी जो भारतीय हैं उनके कारण ही हिंदी विदेशों में भी पहुंची है। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, खाड़ी जैसे देशों में हिंदी बोलने वाली जो संख्या है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। अब हिंदी भाषा की बोलियां, जो हिंदी भाषा की बोलियां हैं वो दो भागों में बांटी जाती हैं। जो पहला भाग है पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं? इसके अंदर खड़ी बोली और ब्रिज, हरियाणवी, कानपुरी, बुंदेली यहाँ भी पश्चिमी बोलियों में आती है। और जो पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सारी जो है पूर्वी हिंदी में आती है। इसके अलावा राजस्थानी, मैथिली, मगही, अंगिका ये सारी तो नजदीकी भाषाओं के अंदर आती है। भारत की अन्य भाषाओं के रूप में जो हिंदी बोलियां हैं लाइक दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब इन सभी में हिंदी बोलियां प्रवासियों के कारण ही पहुंच गई थी और वहां पे ये जो बोलियां हैं वो स्थानीय भाषाओं से मिलकर एक मिश्रित रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के बाहर बोली जाने वाली कौन सी हिंदी बोलियां हैं? फिजी हिंदी जो भोजपुरी और अवधी दोनों से ही प्रभावित हुई है। और कैरिबियन हिंदी में इसमें त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम जो भोजपुरी आधारित है और मॉरिशस हिंदी में भोजपुरी और अवधी इन दोनों का ही मिश्रण है। नेपाल और भूटान में अवधी, भोजपुरी और मैथिली का प्रभाव ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ब्रज, खड़ी बोली तथा अवधी इसकी विशेष परिचय तो बात करेंगे। तो ब्रज भाषा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इसका क्षेत्र क्या है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़। भाषा इसकी मधुरमय और काव्य उपयोगी भाषा है। सूरदास की ये काव्य भाषा है। सूरदास ने अपनी रचनाओं के अंदर ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। खड़ी बोली के अंदर तो जो खड़ी बोली है उसके क्षेत्र हैं दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर। यहाँ पर जो खड़ी बोली ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। और आधुनिक जो मानक हिंदी की नींव है वो खड़ी बोली में ही रखी गई है। भारतेंदु, प्रेमचंद आधुनिक जो साहित्य है और पत्रकारिता की भाषा है वो खड़ी बोली में ही लिखी जाती है। अवधी भाषा, तो अवधी भाषा जो है वो लखनऊ, फैजाबाद, प्रयागराज की भाषा है। तो तुलसीदास की जो रामचरितमानस की भाषा है ना वो अवधी भाषा में ही लिखी गई है। लोकगीत और धार्मिक जो साहित्य है वो इसी भाषाओं में लिखे गए। इसके इतने महत्वपूर्ण है। सारांश देखेंगे तो हिंदी का जो विस्तार है वो भारत के अधिकांश हिस्सों में और विदेशों तक है। यहाँ पर अनेक जो बोलियां है उसका समूह है जिसमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी ये सारे जो है प्रमुख है। हिंदी ने भारत की राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। यूनिट हमारी फर्स्ट का ए पार्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।